नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 93% रही लोकसभा की उत्पादकता। कुल 9 बिल हुए पारित। सरकार ने 126 सवालों के दिए जवाब। महिला आरक्षण बिल पर चौतरफा घिरा विपक्ष। सांसदों से लेकर आम लोगों तक ने लिया आड़े हाथों। इंडी गठबंधन को बताया महिला विरोधी। तमिलनाडु में आज चुनाव का हाई वोल्टेज कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर में करेंगे रैली, तो वहीं राहुल गांधी और स्टालिन भी करेंगे धुआंधार प्रचार। पश्चिम बंगाल चुनाव में पोलिंग बूथ के आसपास होगी लक्ष्मण रेखा। 100 मीटर के दायरे में मतदाता के अलावा किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। और ट्रंप के दावों को ईरान ने किया खारिज। कहा कहीं नहीं जाएगा ईरान का यूरेनियम, हॉर्मुज़ से भी अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की मांग। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही जनवरी में शुरू हुआ बजट सत्र सप्ताह समाप्त हो गया। स्पीकर ओम बिरला द्वारा समापन भाषण के बाद कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा की कार्यवाही करीब 93% तक सफल रही। इस दौरान कुल 9 बिल पास किए गए, जिनमें ट्रांसजेंडर और सीएपीएफ से जुड़े अहम बिल शामिल हैं। सत्र में सांसदों के 126 तारांकित सवालों के जवाब भी सरकार की ओर से दिए गए। 23 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर भी संसद में अपनी बात रखी थी। वहीं नक्सल समस्या पर चर्चा हुई, जिसका जवाब गृह मंत्री ने दिया और चर्चा खत्म हुई। तो संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए आज स्थगित की गई। 2026 संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026 परिसमन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई। ये चर्चा 21 घंटे 27 मिनट तक चली। इसमें 131 मान्य सदस्यों ने अपने विचार किए। ये संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हुआ। सत्र के दौरान 126 तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। मान्य सदस्यों ने लोकमत के 226 मामले उठाए गए। सभा में नियम 377 के अधीन 626 मामले उठाए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में एक वक्तव्य दिया गया। माननीय सदस्य, आपके सहयोग से लोकसभा में इस सत्र की कार्य उत्पादकता 93% रही। इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा 121 वक्तव्य भारतीय भाषा में दिए गए, जिनका समांतर भाषांतरण सुचारू रूप से किया गया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों को उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। संसद के विस्तारित बजट सत्र के संपन्न होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बजट सत्र के संपन्न होने की घोषणा करते हुए अपने समापन वक्तव्य में बजट सत्र के दौरान सदन में हुए महत्वपूर्ण कामकाज की जानकारी दी और फिर सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने कहा कि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी और बाद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा हुई और बाद में बजट पारित किया गया। सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सत्र के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और पश्चिम एशिया की स्थिति पर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और 50 निजी विधेयक पेश किए गए। सदन की कार्यवाही कुल 157 घंटे और 40 मिनट तक चली। सत्र के दौरान सदन में 117 प्रश्न पूछे गए और 207 विषय विशेष उल्लेख के दौरान उठाए गए।
उन्होंने कहा कि इसी सत्र में श्री हरिवंश को तीसरी बार उच्च सदन का उपसभापति चुना गया। इसी सत्र में राज्यसभा के 59 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई भी दी गई। बजट सत्र 2 चरणों में हुआ और पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल को पूरा हुआ। इसके बाद महिला शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पर चर्चा के वास्ते बजट सत्र की विस्तारित बैठक 16 से 18 अप्रैल तक हुई। With the conclusion of the 217th session of the Rajya Sabha, we mark the end of the budget session of Parliament. I am deeply appreciative of your valuable perspectives and enriched the discussions in the House. Among the 3 sessions of the Parliament, the budget session holds the place of primacy. It is not only the largest of all these sessions, but also the most consequential in shaping the nation's growth trajectory. The budgetary allocations approved, the policies endorsed, and the priorities affirmed during the session have a direct bearing on the life of every citizen of Bharat. लोकसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि डिलिमिटेशन और संविधान संशोधन बिल को हराकर विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्र के प्रति बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक एजेंडे राष्ट्रीय दीर्घकालिक हितों पर हावी हो गए। जो लोग इस परिणाम का उत्सव मना रहे हैं उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि हम एक सही और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अवसर खो चुके हैं। दक्षिण सिनेमा के बड़े अभिनेता और जनसेना पार्टी की नींव रखने वाले पवन कल्याण ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल संशोधन पास नहीं होने पर विपक्ष को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला आधारित नीतियों की खुलकर सराहना की है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि विपक्ष ने जानबूझकर बिल को पास नहीं होने दिया। भारत की विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक अवसर विपक्ष द्वारा जानबूझकर अवरुद्ध किया गया है। उनका कहना है कि विपक्ष ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राष्ट्रीय प्रगति के ऊपर राजनीतिक लाभ है, जिससे महिलाओं के अधिकारों को क्षति पहुंची है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व का भी तहे दिल से स्वागत किया और कहा कि यदि ये विधेयक पारित हो जाता तो ये देश भर की लाखों महिलाओं के लिए गौरव और प्रगति का एक निर्णायक क्षण होता। वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष महिला विरोधी है। शायना ने कहा कि 27 साल तक हमने लगातार इंतजार किया और विपक्ष ने सिर्फ नाटक किया है। राहुल गांधी की नीति, नियत और नाटक सब लोग ने देख लिया। ये कोई डिले नहीं था, ये उनका डिजाइन था, जहां वो चाह रहे थे कि लोगों को गुमराह करना। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष महिला विरोधी है और शेम ऑन यू, क्योंकि ये इतिहास बनने जा रहा था। 27 साल हमने लगातार इंतजार किया, संघर्ष किया और आपने क्या किया? आपने सिर्फ आपकी नाटक जताई पार्लियामेंट में। नीति नियत में आपकी खोट है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित न होने के बाद राज्यसभा सांसद और लेखक सुधा मूर्ति ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिए नीति निर्माण बैठक का हिस्सा बनने का एक अच्छा अवसर था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सकारात्मक बदलाव किसी न किसी दिन जरूर होगा। And I'm positive one or other day it will happen. लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने को लेकर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों में महिलाओं का सम्मान है, लेकिन विपक्ष ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास नहीं होने दिया। इसे इकबाल अंसारी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सभी धर्म सम्मान है। बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, सारी जगह हर ज़रूरतमंद आदमी ये सोचता है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। सरकार ने ऐसा कदम उठाया था कि महिला आरक्षण, विपक्ष ने उसको जो है नहीं पास होने दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा तो यही मानना है कि महिलाओं का बराबरी का सम्मान होना चाहिए।
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा में ये विधेयक के पारित नहीं होने से न तो दक्षिण भारत के साथ न्याय हुआ और न ही महिलाओं के साथ। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, विपक्षी दलों को खुद से गंभीरता से सवाल करना चाहिए, उन्होंने क्या हासिल किया है? ना तो दक्षिण को न्याय मिला है और ना ही महिलाओं को। महिलाओं के आरक्षण विधेयक को स्थगित करने पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। वहीं भाजपा के आंध्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष PVN माधव ने महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस सांसदों ने संसद में पेश महिला आरक्षण विधेयक और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विरोध करके कांग्रेस ने खुद को बेनकाब कर लिया है। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर कौन से थे 3 विधेयक जिन्हें सरकार लोकसभा से पारित करके कानून में संशोधन करना चाहती थी ताकि महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण मिल सके। 2029 के चुनाव से इसे लागू कर दिया जाए। तो 3 बिल थे जिसमें संविधान का 131वां संशोधन बिल 2026, यूटी कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026। ये वो 3 बिल थे जिसे सरकार लेकर के आई थी। हालांकि संविधान का 131वां संशोधन बिल 2026 जो कि महिला आरक्षण की बात कहता है वो नहीं पास हो पाया। जिन विधेयकों का विपक्ष ने विरोध किया है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्या थे ये तीनों बिल? पहले बात संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026 की करते हैं, जिसमें लोकसभा सीट 850 करने का प्रस्ताव था। और इतना ही नहीं, संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026 के जो प्रस्ताव है उनको भी एक बार समझ लेते हैं। लोकसभा में 850 सीट का प्रस्ताव रखा गया, 815 राज्य और इसके साथ साथ 35 केंद्र शासित प्रदेश इसमें जुड़ते। जनसंख्या की नई परिभाषा भी सामने आती। 2011 जनगणना बनेगी आधार। इसके आधार की अगर बात करें तो 2011 के जनगणना को इसका आधार माना गया, जो बिल सरकार लेकर के आई थी। वहीं दूसरा बिल था केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक। ये विधेयक पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता ताकि उन्हें नए परिसीमन नियमों और महिलाओं के आरक्षण के अनुरूप बनाया जा सके। अब तीसरे की बात करते हैं, परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 की। 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण इसके माध्यम से किया जाता। हालांकि एक बिल पास नहीं हो पाया और जो 2 बिल की हम बात कर रहे हैं वो सरकार ने वापस ले ली। और बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती, आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती, आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए, सबसे बेस्ट ये दही। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब बात कर लेते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। तो जनादेश 2026 में सबसे पहले बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आज हाई वोल्टेज कैंपेनिंग देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोयम्बटूर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है। माना जा रहा है कि पीएम की आज की रैली से बीजेपी कार्यकर्ताओं, खासतौर पर बूथ पर डटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। ये भी देखना होगा कि कल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल पास नहीं हो पाने के बाद क्या प्रधानमंत्री के चुनावी भाषण में इस बात का जिक्र होगा? क्या प्रधानमंत्री यहां विपक्ष के तौर तरीके को जनता के सामने रखेंगे? तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जनसभा करेंगे। राहुल गांधी राज्य के पोन्नेरी, सोलिंगर और थुरेयूर में जनसभा करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि डीएमके गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी को 28 सीटें मिली हैं।
और वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार एम.के. स्टालिन ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कल तिरुपुर जिले के कांगयम में चुनाव प्रचार उन्होंने किया, जहां द्रमुक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। पोलिंग बूथ के चारों ओर 100 मीटर का क्षेत्र सफेद चौक से चिन्हित किया जाएगा, जिसे लक्ष्मण रेखा की तरह माना जाएगा, जहां केवल मतदाताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया बूथ के बाहर बीएलओ और सरकारी अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जबकि अंदर भी अतिरिक्त जांच की व्यवस्था होगी। वोटर स्लिप वितरण को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है और घर घर जाकर स्लिप सीधे मतदाताओं को देने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह के फर्जी मतदान को रोकने के लिए फोटो और सूची के आधार पर कड़ी जांच की जाएगी। इसके साथ ही बॉडी कैमरा, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और सीसीटीवी निगरानी के जरिए पूरी चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने 5 बीएलओ को निलंबित कर दिया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोप है कि ये बीएलओ सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। उत्तर 24 परगना के बारासात में 3 बीएलओ तपन कुमार साहा, अभिजीत डे और कुमारजीत दत्ता के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन तीनों को पहले शोकॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आयोग ने सख्त कदम उठाया। वहीं बीरभूम के दुबराजपुर और मयूरेश्वर में भी 2 अन्य बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन पर आरोप है कि दुबराजपुर में एक बीएलओ तृणमूल के पार्टी कार्यालय से मतदाताओं को वोटर स्लिप बांट रही थी, जबकि मयूरेश्वर में एक बीएलओ की साइकिल पर तृणमूल का झंडा लगा हुआ पाया गया। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुक करते अगली खबर का। भाजपा नेता स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। स्मृति ईरानी ने उत्तर 24 परगना के जगतदल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजेश कुमार के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो ये थी अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई चुनाव में किस तरह की सरगर्मियां हैं, उससे जुड़ी हुई हमारी एक खास खबरें जनादेश 2026 में। रुक करते अन्य खबरों का। उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के लिए भी प्रशासन ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। यात्रा को और भी ज्यादा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए एक हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद ली जा रही है। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पूरे यात्रा मार्ग पर कड़ी नजर रखने के लिए खास कंट्रोल रूम बनाया गया है। निगरानी को मजबूत करने के लिए रूट पर 360 डिग्री वाले कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे और मंदिर कैंपस में लगभग 90 एक्स्ट्रा कैमरे लगाए गए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण कल से शुरू हो गया है। पहले दिन 2713 श्रद्धालुओं ने व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण कराया। रविवार से शुरू हो रही यात्रा से पहले ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर यमुनोत्री के लिए 683, गंगोत्री के लिए 690, केदारनाथ के लिए 667 और बद्रीनाथ के लिए 673 तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण कराया है। श्रद्धालुओं के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी टीमें जा रही हैं। इस बीच 6 मार्च को शुरू हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की बात की जाए तो वह अभी भी जारी है, जिसमें अब तक लगभग 18,23,000 श्रद्धालुओं ने डिजिटल रूप से पंजीकरण करा लिया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर यानी कि कल से तीर्थयात्रा आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। आज दिल्ली से हज 2026 के यात्रियों का पहला बैच सऊदी अरब के मक्का के लिए रवाना हो रहा है। इसमें 371 यात्री अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई सुविधाओं को यात्रियों के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस बार यात्रियों की सुविधाओं और अनुभव को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट वॉच,
ऐप से निगरानी समेत कई अन्य अत्याधुनिक कदम भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इसके अलावा रियल टाइम मॉनिटरिंग और शिकायत सुलझाने के तरीकों को मजबूत करने, मेडिकल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य सुविधा के सुधार और सऊदी अरब में रहने और ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए बेहतर तालमेल जैसे कई कदम उठाए गए हैं। दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन कौसर जहान ने भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ये पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये यात्रा जितनी हो सके उतनी आसान और सुखद हो। 2026 की पहली उड़ान है और हमारे 371 हज यात्री इंशाल्लाह आज हज के मुक़द्दस सफ़र पर जाने वाले हैं। सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हज सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और हमारा सरकार का पूरा प्रयास है कि इंशाल्लाह उनकी यात्रा जितनी हो सके सुगम हो, अच्छी हो और आसान हो। हज यात्रा के लिए 431 जायरीन का पहला जत्था आज जम्मू कश्मीर से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। यात्रियों में 230 पुरुष और 201 महिलाएं शामिल हैं, जो 3 उड़ानों में सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुचारू प्रस्थान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बेमिना स्थित हज हाउस में परिवहन, सामान की देखरेख और दस्तावेजीकरण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गईं। हज यात्रियों को विदाई देने के लिए उनके परिवार के कई सदस्य हज हाउस के बाहर जमा हुए। इस वर्ष जम्मू कश्मीर से कुल 4764 जायरीन हज यात्रा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। ईरान के अस्थायी संघर्ष विराम के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही बातचीत में किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही सहमति बन चुकी है और इस सप्ताहांत के भीतर ईरान के साथ बातचीत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा क्योंकि कई प्रमुख मुद्दों पर पहले ही समझौता हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप ने संघर्ष विराम के बाद ईरान से न्यूक्लियर डस्ट निकालने के बारे में भी कहा है, जिसे अमेरिकी सरकार ईरान से हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं ईरान ने उच्च शुद्धता वाले यूरेनियम को कहीं भी स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है, जिस पर अमेरिका दबाव बना रहा है। ईरान ने शुक्रवार को हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल दिया है। इसके बाद से व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही की सामान्य होने की संभावना फिर से बढ़ गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ये घोषणा ऐसे समय में की जब लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिनों का युद्ध विराम लागू हुआ। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जहाज़ों और बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी नाकाबंदी इस दौरान भी जारी रहेगी। ये नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ अमेरिका का कोई पूर्ण समझौता नहीं हो जाता। वहीं ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका की नाकाबंदी ईरान बंदरगाहों पर जारी रहती है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुला नहीं रह सकता। गालिबफ ने कहा कि ट्रंप ने यदि इस नाकाबंदी को जारी रखा तो ईरान किसी भी हाल में समुद्री मार्ग खुला नहीं रहने देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका संघर्ष में नाटो की नदारद भूमिका को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। नाटो पर हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति समाप्त होने के बाद नाटो से एक कॉल आया जिसमें अमेरिका से मदद के लिए पूछा गया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नाटो को वो दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर नाटो बेकार साबित हुआ, वो एक कागजी शेर है। बताते चले कि शुक्रवार से हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल गया है, लेकिन नाकेबंदी को लेकर मामले के उलझने की आशंका अभी भी बनी हुई है। रुक करते हैं खेल की खबरों का। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच आज 3:30 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स छठे स्थान पर है। इस मुकाबले में आरसीबी की टीम पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए गो ग्रीन पहल के तहत हरे रंग की जर्सी पहनकर उतरेगी। ये जर्सी 100% रिसाइकल्ड मटेरियल से तैयार की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में खेला जाएगा। हैदराबाद की टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 8वें स्थान पर है। समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।